अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया था कोर्स कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 सिक्स सेमेस्टर का, और ये हम कर रहे थे सरताज महमूद के नोट्सों से। तो इनके नोट्सों से 3 चैप्टर बनते हैं, चैप्टर नंबर 7, 8 और 9। चैप्टर 7 हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है कंटूर इंटीग्रेशन। सरताज महमूद के नोट्सों में इसकी 3 टाइप डिफ़ाइन हुई हैं, लेकिन आपके सिलेबस में टाइप 4 भी है और टाइप 5 भी है जो इनके नोट्सों में नहीं है, और टाइप 4 से भी काफ़ी बार लॉन्ग क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको उसका भी हिंट दे दूंगा। अभी के लिए फ़िलहाल इनके नोट्सों से करते हैं। तो वो टाइप 1 है। टाइप 1 क्या है? ये एक इस तरह की इंटीग्रेशन गिवन होगी जिसकी लिमिट होगी 0 से लेकर 2 पाई तक, और फंक्शन बीच में क्या होगा, साइन के लिहाज से या कॉज के लिहाज से फंक्शन होगा। इस तरह की इंटीग्रेशन को टाइप 1 की इंटीग्रेशन कहते हैं। तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे? हर टाइप की इंटीग्रेशन को हमने उसका वर्किंग रूल होता है कि कैसे उस पर क्या सब्सटीट्यूशन करनी है और उसे कैसे सोल्व करना है। तो ये टाइप 1 है। ठीक है, तो ये जितनी भी टाइप्स हैं ये सारी की सारी टाइप 1 से लेकर 4 तक तो इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। 5 जो टाइप 5 है वो बहुत रेयर है, बहुत ही कम चांसेस है कि उसमें से क्वेश्चन आता हो, लेकिन टाइप 1 से लेकर 4 तक इसमें से बहुत चांसेस होते हैं। यानी इन चारों में से किसी एक टाइप का तो क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में। तो देखते हैं, यानी साइन थीटा और कास थीटा की फॉर्म का फंक्शन हो वेयर एफ इज़ रैशनल फंक्शन ऑफ साइन थीटा एंड कास थीटा। इसके लिए हमने क्या करना होता है? सबसे पहले हमने पुट करना होता है z इज़ इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, ये पुट करना होता है, और यहाँ से ये चीज़ कैसे निकली, ये चीज़ ये मैं आपको वैसे हिंट दे देता हूँ, आपने वैसे 5th सेमेस्टर में सारा किया हुआ है। इनकी ये जो डेरिवेशन है वो सारा कुछ किया हुआ है। ये z इज़ इक्वल टू, जब हमने ई की पावर आयोटा थीटा लिखा तो ई की पावर आयोटा थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ जी, इसे ऐसे लिख सकते हैं। दूसरी बात, अगर मैं इसका 1/1 करूँ, वो आ जाएगा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब ये 1/z क्या है? इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, मैं इधर ही लिख देता हूँ। जब इसको हमने रैशनलाइज करना है, 1/z को मैं लिखता हूँ। 1/z क्या होगा? ये बराबर होगा 1/this 1, ऊपर 1 आएगा। ठीक है, ये नीचे z की रकम लिख ली cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसको जब रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइज ऐसे करते हैं, नीचे वाले का कॉन्जुगेट को ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे वाले का कॉन्जुगेट क्या है? cos थीटा प्लस माइनस, क्योंकि कॉन्जुगेट है, माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, और इसी को अब नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें, ये एक दफ़ा प्लस में है और ये एक दफ़ा माइनस में है। तो क्या आएगा? फार्मूला लगेगा एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो ये फार्मूला लगेगा काज का काज का स्केयर आ जाएगा, साइन का भी स्केयर आ जाएगा, और इधर प्लस की जगह माइनस आएगा, लेकिन ये दोबारा प्लस बन जाएगा। कैसे? क्योंकि आयोटा का भी स्केयर आएगा, ये माइनस है, फार्मूले का माइनस, आयोटा का स्केयर जो है वो -1 आएगा और वो माइनस को प्लस में चेंज कर देगा। प्लस में चेंज करेगा तो कास स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा ये 1 के इक्वल होता है, तो बटे के नीचे 1 आ जाएगा। तो सिंपली 1/z की वैल्यू भी आ गई cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। अब ये देखें, 1/z क्या है? cos थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा, और z की बात करें तो वो है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब ये देखो, दोनों को अगर हम ऐड कर दें, दोनों को ऐड कर दें तो ये माइनस वाला ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो इन दोनों का सम ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यही तो इधर लिखा है 2 cos थीटा इज़ इक्वल टू z प्लस 1/z, और यहाँ से cos को फाइंड करें तो cos थीटा आ जाएगा 1/2 इंटू z प्लस 1/z। इसी तरह साइन के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे cos वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, और साइन वाली जो टर्म है वो ये आ जाएगी जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे।
तो 2 अयोटा, क्योंकि साइन के साथ अयोटा भी है तो साथ में अयोटा भी आ जाएगा 2 अयोटा, और साइन का फार्मूला ये हो जाएगा साइन इज इक्वल टू 1/2 अयोटा इंटू z-1/z अयोटा। इन क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, टाइप 1 के क्वेश्चन के लिए जहाँ z होगा वहाँ e की पावर अयोटा थीटा पुट कर देंगे, और जहाँ पे cos थीटा होगा वहाँ पे cos थीटा की जगह 1/2 टाइम z प्लस 1/z पुट करेंगे, साइन थीटा की जगह z माइनस 1/z पुट करेंगे। और अब यहाँ से डिफरेंशियल भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। डी थीटा जो है वो उसकी जगह रिप्लेस करेंगे, कैसे, क्योंकि इसका अगर हम डिफरेंशियल लें ये वाली चीज़ का तो क्या आएगा, डी जेड आ जाएगा। आगे क्या आएगा, ये क्या है, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, सबसे पहले ये एज इट इज़ आएगा और इसका फिर आगे फर्दर डेरिवेटिव आयोटा आएगा। अब ये जो एज इट इज़ आया है इसे हम दोबारा से जेड लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। ओ हाँ, आगे डी थीटा भी आना है क्योंकि डिफरेंशियल ले रहे हैं, डेरिवेटिव नहीं ले रहे हैं, ठीक है। वो थीटा के लिहाज से था तो आगे डी थीटा भी आएगा। इसकी जगह जेड रिप्लेस कर दिया, और अब यहाँ से डी थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो ये उसके नीचे चला जाएगा। क्या था, अयोटा था और जेड था, ये उसकी जगह रिप्लेस कर देना डी थीटा की जगह। डी थीटा की जगह आ जाएगा डी जेड ओवर अयोटा जेड, और डी जेड यहाँ से आ जाएगा क्योंकि ये आगे बस लिखा है एज डी जेड इज इक्वल टू अयोटा टाइम दिस वन और अयोटा जेड, ठीक है। एंड द इंटेग्रल, अब हम इस इंटेग्रल को लिख सकते हैं 0 से लेकर 2 पाई है एफ ऑफ थीटा। अब ये सारे का सारा थीटा में चेंज हो जाएगा, कॉज और साइन निकल जाएंगे, इसमें से ख़त्म हो जाएंगे और ये सारा थीटा का फंक्शन बन जाएगा जिसे हम सिंपली जेड का फंक्शन लिख लेंगे क्योंकि वो थीटा का फंक्शन जेड में कन्वर्ट हो गया ना सारे का सारा, ठीक है। तो ये इसे हम लिख लेंगे सी एफ ऑफ जेड डी जेड। अब हम क्या करेंगे, वेयर सी इज़ पॉजिटिवली ओरिएंटेड यूनिट सर्कल, सी जो है वो यूनिट सर्कल होगा, ठीक है। यूनिट सर्कल का आपको पता है ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 0 हो और रेडियस 1 हो, इस तरह का, ठीक है। तो इस तरह की कंटूर इंटीग्रेशन को टाइप 1 की इंटीग्रेशन कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, कैलकुलेट पोल ऑफ एफ ऑफ जेड। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोल फाइंड करेंगे एफ ऑफ जेड के, से जेड इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा गैमा ईटीसी, यानी कि वो पोल फाइंड करेंगे जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा होता है। और फिर यही जो हमने सिंपली पिछले चैप्टर में किया था कि वो वाले पोल्स को देखना कि क्या वो यूनिट सर्कल के अंदर आ रहे हैं, वो जो अंदर आएंगे उन पर रेजिड्यू फाइंड कर लेने हैं, ठीक है। एंड फाइंड द रेजिड्यू एट दैट पोल, ठीक है। वो रेजिड्यू फाइंड कर लेंगे जितने भी वो पोल बने उनके रेजिड्यू। फिर इस इंटीग्रेशन का आंसर क्या होगा, डायरेक्ट वही रेजिड्यू थ्योरम वाला 2 पाई आयोटा टाइम्स आगे रेजिड्यू का समेशन, ठीक है, बाय काशी रेजिड्यू थ्योरम। हमने सारा इसका वर्किंग प्रोसेस पढ़ लिया। अब हम एग्जाम्पल पे आते हैं, क्वेश्चन करते हैं। चलें, पहला क्वेश्चन है, शो दैट 0 से लेकर 2 पाई डी थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये देखें फंक्शन कॉस थीटा का आ गया और लिमिट कितनी है, कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर किधर गया, पाई 2 पाई तक। हमें पता चल गया ये टाइप 1 का क्वेश्चन है और इसको हमने प्रूव करना है। इसका आंसर आता है 2 पाई ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेयर ए ग्रेटर है बी से और बी ग्रेटर है 0 से, यानी दोनों ही पॉजिटिव हैं लेकिन ए बी से भी बड़ा है। ए का बी से बड़ा बताने का मकसद ये है कि ये नंबर कम्प्लेक्स नहीं है। अगर ए बी से क्या होता, छोटा होता, तब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये कम्प्लेक्स बन जाना था, ठीक है। चलें, इसका जो रूल है वो अप्लाई करते हैं। हमने क्या करना था, कंसीडर करना था जेड इज इक्वल टू ई आयोटा थीटा और डी थीटा की जगह डी जेड ओवर आयोटा जेड रिप्लेस करना है, ठीक है। ये काम हो गया। अब यहाँ पे काज है तो काज का फार्मूला बताया था 1/2 टाइम जेड प्लस 1/z रिप्लेस करना है। और अब देखते हैं क्या होगा, ये देखें, इसकी जगह रिप्लेस करें, डी थीटा की जगह डी जेड ओवर आयोटा जेड आ गया, ए एज इट इज़, बी एज इट इज़,
कॉस थीटा की जगह 1/2 जो कि बी के नीचे 2 है, जेड प्लस 1/z आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और लिमिट्स की जगह 0 से 2 पाई की जगह सी लिख देंगे, वेयर सी इज़ अ यूनिट सर्कल। ये अंडरस्टूड है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे, एलसीएम लेंगे, ठीक है, डी आयोटा और जेड ये बटे के नीचे चला जाएगा और इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, और हाँ ये वाला जेड उससे कैंसिल हो जाएगा। जब इसका एलसीएम लेंगे ये बटे के ये ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा और वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मज़ीद सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करें, यहाँ पे अब ये जहाँ पे अनडिफाइन हो रहा है वहाँ से हमने वो फाइंड करने हैं पोल। इस इक्वेशन से, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने पोल फाइंड करने हैं। तो देखते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं। पहले जो कांस्टेंट टर्म है उनको इंटीग्रेशन के बाहर लिख लें। अंदर हमारा बच गया बी बटे के नीचे बी जी स्केयर प्लस 2 प्लस बी, वेयर सी इज़ यूनिट सर्कल। अब हम करते हैं फॉर पोल, इसको हम 0 के इक्वल रखते हैं और इसके रूट्स फाइंड करते हैं। वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें आप। क्वाड्रेटिक फार्मूले के मुताबिक जो b है वो a की वैल्यू है और जो 2a है ये b की वैल्यू है और ये जो b है ये c की वैल्यू है। यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला का बता रहा हूँ आपको, उसकी वैल्यू इधर रिप्लेस करें तो ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा सिंप्लीफाई के बाद। ये अब चीज़ें देखें। अब हमने देखना कि यूनिट सर्कल के अंदर कौन सा एलिमेंट जा रहा है, ठीक है, यूनिट सर्कल के अंदर कौन सा एलिमेंट जा रहा है। यहाँ पे हमें दो रूट मिले हैं, एक है ये भी माइनस और ये भी माइनस, ठीक है, और दूसरा है ये माइनस है लेकिन ये वाला प्लस है, बाकी सारा का सारा एज इट इज़। लेकिन अगर हम देखें, एक को नाम अल्फ़ा दे दिया माइनस प्लस वाले को और एक को नाम बीटा दे दिया माइनस माइनस वाले को। अब मैं आपको अगर एक बात बताऊं, दोनों की मॉड लें, दोनों का मॉड लें क्लियरली, इसका जब मॉड लेते हैं तो ये लेस देन 1 आएगा। काफ़ी आसान सी बात है, ठीक है, ये लेस देन 1 आएगा और ये ग्रेटर देन 1 आएगा और ये आउटसाइड लाई करेगा। ये कैसे हमें पता चला? सिंपल अगर आपको ट्रिक बताऊं तो ये दोनों माइनस के हैं, लेकिन जब मॉड अप्लाई करेंगे तो माइनस दोनों से कॉमन हो जाएगा, दोनों ही प्लस के हो जाएंगे और ये रकम 1 से बड़ी हो जाएगी। रही बात यहाँ पे मॉड अप्लाई करेंगे तो -1 कॉमन भी करें तो इन दोनों में से एक माइनस रहेगी एक प्लस रहेगी, ठीक है। जब एक माइनस एक प्लस रहेगी तो वो आपस में माइनस होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे चाहे उन पर मॉड लगा, और सब्ट्रैक्ट होने के बाद अगर नेगेटिव वैल्यू भी दे फिर भी वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन वो स्टिल लेस देन 1 रहेगा, ठीक है। जो दोनों के साइन जो डिफरेंट हैं वो जो है लेस देन वो इनसाइड लाई करेगा, दूसरा आउटसाइड लाई करेगा, ठीक है। अब हम करते हैं, अब हमने सिर्फ इस पर ही रेजिड्यू फाइंड करना, इस पर नहीं करना, ठीक है। तो देखते हैं क्लियरली, दिस वन इज़ लेस देन 1 लाइज इनसाइड और वो लाइज आउटसाइड। तो जो इनसाइड लाई करता है उस पर हम रेजिड्यू फाइंड करते हैं। रेजिड्यू फाइंड कैसे करेंगे? एक और चीज़ देख लें, इसके हमारे पास फैक्टर आ गए z माइनस अल्फ़ा, z माइनस बीटा, और अल्फ़ा और बीटा की जगह वही वैल्यू हैं जो हमारी यहाँ से निकली हुई हैं। कहाँ से निकली हैं? यहाँ से, यानी ये अल्फ़ा की वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू। लेकिन एक और चीज़ गौर करें, एक और बात गौर करें, यहाँ पे एक साथ ये हमने b भी लिखा है। ये b कैसे लिखा है मैं आपको बताता हूँ। जब हम इसे डायरेक्ट 0 की इक्वल रख के रूट फाइंड करते हैं तो वो जस्ट रूट आते हैं, लेकिन अगर हमने उसको वापस ले जाना हो, अगर हम इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये नहीं मिलेगा। इसलिए हमने जो इसका हाईएस्ट कोफिशेंट होता है z स्केयर का, उसके साथ जो कोफिशेंट होता है उसको भी मल्टीप्लाई करना होता है, अदरवाइज़ ये आपकी इसके फैक्टर यही बनते हैं, अदरवाइज़ ये आपके फैक्टराइजेशन गलत होगी। अगर आप b शामिल नहीं करेंगे तो आपकी ये फैक्टराइजेशन गलत कंसीडर की जाएगी, ठीक है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक मैंने ये इक्वेशन लिखी है 2x² - 4x + 2, ठीक है। अगर मैं इसको फैक्टराइज़ करूँ
फैक्टराइज हाली करूँ तो यहाँ पे 2 कॉमन आएगा, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आएगा। ठीक है, और आगे मज़ीद इसको हल करूँ, हाँ मज़ीद लिखूँ तो ये आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस 1 2 मरतबा आएगा, लेकिन साथ में ये 2 भी आएगा। तो 2 क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट, ये 2 भी आना बनता है अगर हम ये इस 2 को ना लिखते। ठीक है, ये 2 मतलब गायब कैसे होता है, जब हम इसको डायरेक्ट ज़ीरो के इक्वल पुट करते, अगर हम इसको डायरेक्ट ज़ीरो के इक्वल पुट करते तो ये 2 कॉमन होकर उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाता, हमारे पास सिर्फ ये बचना था एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ से हमें सिर्फ ये वैल्यू मिलनी थी एक्स की, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बस मिलना था। ठीक है, और एक्स की वैल्यू 1 मिलनी थी बस। लेकिन ये गलत हो जाना था, सिर्फ इसकी वैल्यू ये नहीं आती, साथ में 2 भी आता है। हमने उस 2 को उधर जाके डिवाइड नहीं करा देना। अगर हम डायरेक्ट ज़ीरो के इक्वल रखते हैं तो कांस्टेंट जो है उस तरफ चले जाते हैं, लेकिन ये बी जो है ये वही है, जब हमने डायरेक्ट ज़ीरो के इक्वल रखा तब ये ख़त्म हो गया था, लेकिन जब हमने उसकी फैक्टराइज करनी है, फैक्टराइजेशन में हम किसी भी चीज़ को निगलेक्ट नहीं करते, सारे फैक्टर लिखते हैं, तो बी भी उसके फैक्टर में आएगा। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ये प्रॉब्लम कर देते हैं, इसलिए मैं आपको सिंपल डायरेक्ट बता रहा हूँ कि जो जेड स्केयर का कोफिशेंट होगा वो साथ आएगा, और साथ में बाकी सारी इक्वेशन के ये जो हैं रूट्स वो भी आएंगे साथ। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है इसके साथ कैंसिल कर देंगे अल्फ़ा वाले को, ये बाकी जो बच जाएगा बी टाइम्स जो ये है, तो इसमें अब हम अल्फ़ा पुट कर देते हैं। तो ये देखें अल्फ़ा जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा बी टाइम अल्फ़ा माइनस बीटा। अगर आप इस बी को ही निगलेक्ट कर देते तो आपका आंसर में प्रॉब्लम आ जानी थी। ठीक है, अब अल्फ़ा की वैल्यू ये लिखते हैं, बीटा की वैल्यू ये लिखते हैं, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, काफ़ी आसान होगी सिंप्लीफिकेशन। क्या होगा, दोनों का ये बटे के नीचे सेम है, ऊपर वाली टर्म प्लस हो जाएंगी, माइनस ए से कैंसिल। ठीक है, और ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये और ये 2 टाइम्स जमा हो जाएंगे, तो 2 टाइम्स, और बाहर एक बी है, वो इस बी के जब ये कंबाइन होगा ये बी उस बी से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये बच गया 1/2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेसिड्यू फार्मूला लगाएंगे। 2 आयोटा तो पहले से ही था हमारे पास, वो जो हमने इंटीग्रेशन से पहले कॉमन किया था 2/आयोटा। ठीक है, और इस इंटीग्रेशन की जगह हमारा रेसिड्यू फार्मूला आएगा, वो क्या है, ये 2 पाई आयोटा इंटू समेशन ऑफ रेसिड्यू, और 2 पाई आयोटा एज इट इज़ आएगा, हमारा समेशन ऑफ रेसिड्यू था 1/2 जज़र ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये आयोटा इस आयोटा से कैंसिल, ऊपर आ गया 2 पाई, नीचे आ गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर जज़र के साथ। यही हमने प्रूव करना था और ये हमारा आंसर आ चुका है। ये हमने कास के लिए किया था, अब साइन के लिए भी सेम वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। अगर 0 से लेकर 2 पाई हो, डी थीटा हो और ए प्लस बी साइन थीटा हो, इसका भी आंसर वही आता है। तो करते हैं इसे भी सॉल्व, आंसर इसका भी सेम आता है। इसमें क्या हो करेंगे, जेड की जगह ई आयोटा थीटा अगर रखें तो डी थीटा आ जाएगा हमारा पास, डी जेड पर आयोटा जेड, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आयोटा है और जेड माइनस 1/z है। ठीक है, ये हमने रिप्लेस करनी है क्योंकि ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। अब आगे क्या करेंगे, इसमें वही वैल्यू रिप्लेस करके सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी वेयर सी इज़ यूनिट सर्कल। जो कांस्टेंट है उनको बाहर रख दें, बाकी जो हैं इस इंटीग्रेशन को अब हम सोल्व करेंगे, तो वो यही इसके पोल फाइंड करेंगे। पोल के लिए हमने डायरेक्ट ज़ीरो इक्वल रख दिया। ठीक है, डायरेक्ट ज़ीरो इक्वल रखने से ये होगा कि हमारा बी भी वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमने जब इसके रूट्स लिखने हैं तो जेड स्केयर का जो कोफिशेंट है साथ में वो ज़रूर लिखना है, ये बात आपने याद रखनी है। तो पहले 2 दर्जी फार्मूले से इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। यहाँ पे भी एक इनसाइड लाई करेगा, एक आउटसाइड। इनसाइड वो वाला करेगा लाई जो एक टर्म माइनस की होगी, एक प्लस की। ठीक है, और जो दोनों ही माइनस की टर्म होंगी वो आउटसाइड लाई करेगा। ठीक है, ये भी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी, आपको ज़्यादा खपने की
ज़रूरत नहीं है। तो हम इस पर ही रेज़िड्यू फाइंड करेंगे। तो रेज़िड्यू फाइंड करते हैं और इसके फैक्टर साथ में बी लिखना ज़रूरी है, वो मैंने आपको वजह बता दी है क्यों। ठीक है, इसको फिर रेज़िड्यू फाइंड करना तो उसके साथ मल्टीप्लाई करके ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे, लिमिट बी इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू ये है, बीटा की ये है, ये अयोटा वाला ए कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो है वैसे ही 2 टाइम्स आ जाएगा और काफ़ी सिंपल है। इसे सिंप्लीफाई करें, इसके साथ अयोटा आ जाएगा। यहाँ पे बी स्केयर माइनस ए सी आ रहा है, ए स्केयर आ रहा है। और हमें ये भी पता है ए बड़ा है बी से और बी ज़ीरो से। और अगर ये चीज़ बन रही है इट मीन्स के बी में से ए निकाल लेंगे तो वो लेस देन ज़ीरो होगा। अगर वो लेस देन ज़ीरो है, स्केयर भी कर लो तो वो वही चीज़ होगी, वो लेस देन ज़ीरो होगा। और लेस देन ज़ीरो हो तो यानी कि वो नेगेटिव बन रहा है, और ये नेगेटिव बनेगा तो इसमें -1 को कॉमन करेंगे और ये स्केयर माइनस बी स्केयर पॉजिटिव बनाने के लिए, और इसकी जगह अयोटा आ जाएगा। ठीक है, अयोटा बाहर आ गया। अब ये रेजिड्यू आ गया है इसका, इसमें पुट कर दें 2 इंटू दिस वन और कटिंग करें तो हमारा ये फाइनल प्रूफ हो जाएगा। अब क्या है, ये हम डायरेक्ट फार्मूला भी लगा के कर सकते हैं, लेकिन हमने डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाना। डायरेक्ट फार्मूला मैं कौन सा कह रहा हूँ, ये जो अभी अभी ऊपर प्रूफ किया है ये वाला, कि अगर ये चीज़ हो तो इसकी इंटीग्रेशन ये होती है। ठीक है, मैं पहले आपको ये डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगा के बताता हूँ। डी थीटा ए प्लस बी कास थीटा है और इसकी इंटीग्रेशन है 2 पाई ओवर स्केयर रूट ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है, अब मैं उधर ही ले चलता हूँ जो अभी तीसरा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन इज़ दैट ये 2 हमारे पास ए है उसी फार्मूले के मुताबिक, बी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 है। ठीक है, तो हम उसी में ये पुट करें, ए की जगह 2 और बी की जगह 1। तो मैं आपको बता देता हूँ, ऊपर 2 पाई था, नीचे था ए स्केयर माइनस बी स्केयर जज़र। तो ए स्केयर की जगह 2 का स्केयर यानी 4 आ जाएगा, माइनस बी स्केयर यानी 1 का स्केयर 1 आ जाएगा, साथ में स्केयर भी है, और ये बराबर आ जाएगा जज़र 3 के। तो हमारा नीचे जज़र 3 आ जाएगा। ये उस फार्मूले को यूज़ करके भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वो फार्मूला याद ना हो तो हम इसे ऐसे करेंगे, सारे का सारा प्रोसेस इसमें लगाएंगे। तो आपको ये सारा लेंथी ही करना पड़ेगा ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो देखते हैं ये चीज़ इसकी इक्वल है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे z इज़ इक्वल टू दिस वन एंड डी थीटा, फिर कॉस की जगह ये रिप्लेस करेंगे जो हम ऑलरेडी किया हुआ है हमने। ठीक है, अब यहाँ पे वो थोड़ा सा जनरल सा थ्योरम था, क्वेश्चन था। अब यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई हैं, तो अब यहाँ पे देखते हैं, इसकी जगह वैल्यू रिप्लेस करें, रिप्लेस करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करें, सिंप्लीफिकेशन के बाद अब यहाँ पे 2 अयोटा बाहर चला जाएगा। ठीक है, और अंदर जेड स्केयर प्लस 4z प्लस 1 बचा। यहाँ पे एक काफ़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे b हमारा 1 है, वो जो मैंने कंपैरिजन किया था, यहाँ पे z स्केयर का कोफिशेंट 1 है। तो यहाँ पे जब हम इसकी फैक्टराइज करेंगे, जो कि हम कर चुके हैं, -2 प्लस माइनस जज़र 3 आ गया। ठीक है, ये जो हम कर चुके हैं फैक्टराइजेशन। अच्छा, अब ये देखो इसकी मॉड वैल्यू आप चाहे देख लेना, जज़र 3 होता है 1.4 समथिंग और ये -2 है। अब ये प्लस का ये माइनस का है, और ये दोनों की मोड वैल्यू माइनस लेस देन 1 हो जाएगी। ठीक है, और ये वाली जो है ये 2 है, ये 1.4 समथिंग है। जब मोड लगाएंगे तो माइनस माइनस दोनों से कॉमन होके ये 3.4 समथिंग हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो ओनली इनसाइड ये लाई करता है। ठीक है, और इसके फैक्टर जो हैं किस तरह के होंगे, इसके फैक्टर z माइनस अल्फ़ा z माइनस बीटा आएगा। अब यहाँ पे b नहीं आया क्योंकि हमारे पास जो z स्केयर है उसका कोफिशेंट 1 है, तो वो 1 साथ लिखेंगे, इसलिए z माइनस अल्फ़ा इंटू z माइनस बीटा आया है। ठीक है, अब इसको इसके साथ कटिंग कराएंगे और वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अल्फ़ा माइनस बीटा आ गया, अल्फ़ा की जगह ये आ गया -2 प्लस जज़र 3 प्लस 2 जज़र 3, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये 2 टाइम्स आ गया, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे रेज़िड्यू थ्योरम लगा देते हैं।
रेसिड्यू थ्योरम 2/आयोटा के साथ ये है रेसिड्यू थ्योरम, काशी रेसिड्यू थ्योरम 2/आयोटा टाइम्स समेशन ऑफ रेसिड्यू, और रेसिड्यू की जगह ये लगाएं 2, इससे कैंसिल, आयोटा इससे कैंसिल, हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 2π/3। काफ़ी आसान था। अब फिर से वही क्वेश्चन, मेरे ख्याल से ये आपको खुद करना चाहिए, फिर भी मैं आपको करवाता हूँ क्योंकि यहाँ पे अब b की वैल्यू 3 आ गई है। ये जहाँ पे हमने फैक्टराइज करनी है वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मैं फिर से आपको आपकी प्रॉब्लम को क्लियर करने के लिए ये आपको करवाने लगा हूँ, अदरवाइज़ ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जो हमने अभी किया है। 0 से लेकर 2π तक है और कास का फंक्शन है, यानी कि ये पहली टाइप का क्वेश्चन है। इसके लिए हम क्या करते हैं, z को ये पुट करते हैं, डिफरेंशियल लेते हैं, कास की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस करनी है और उसके बाद जस्ट सिंप्लीफाई करना है। लिमिट की जगह c, यूनिट सर्कल, और उसके बाद बाकी सारा ये। हाँ, यूनिट सर्कल के अंदर जो 1 से लेस होगी ना वैल्यू, वही इसके अंदर आ सकती है, ये बात याद रखना। क्योंकि ये देखो, यूनिट सर्कल का मतलब है उसका चारों तरफ से 1 का फासला है, ये सर्कल है यूनिट। तो कोई भी वैल्यू अगर 1 से ज़रा भी बड़ी हुई, अगर वो पॉजिटिव x की तरफ हुई तो वो इधर चली जाएगी, अगर वो पॉजिटिव y की तरफ यानी पॉजिटिव आयोटा टाइप की होगी इस तरफ चली जाएगी। नेगेटिव 1 से छोटी होगी x से तो वो भी इससे बाहर चले जाएगी चारों तरफ से। बस 1 से छोटी जब रहेगी तो वो फिर उसके अंदर लाई करेगी, अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ पे पुट की वैल्यूज़ और इसे सिंपलीफाई किया। अब देखना इसकी जब फैक्टराइज करेंगे, साथ में जेड स्केयर के साथ कोफिशेंट 3 है, उसके फैक्टर के साथ 3 भी लिखना पड़ेगा हमें। फैक्टराइज करने के बाद हमें ये दो चीज़ें मिल गई, -1/3 और -3। क्लियरली -3 जो है इसका ये लें माड तो ये ग्रेटर देन 1 आता है, इसका माड लें ये लेस देन 1 आता है, तो सिर्फ ये उसके इनसाइड लाई करेगा, ये आउटसाइड लाई करेगा। हमने रेसिड्यू सिर्फ 1/3 वाले पे फाइंड करना है, ठीक है, -1/3 वाले पे। तो ये z माइनस है, ये चीज़ है, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं और साथ में 3 भी लिखना है। ये ज़रूरी पॉइंट है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ काफ़ी देर से, ये आपने गलती नहीं करनी है, ठीक है। किधर गया, हाँ यहाँ पे था, इसका जेड स्केयर का कोफिशेंट 3, इसलिए ये साथ में 3 भी आएगा। तो अब ये इससे कैंसिल हो गया, जो बाकी बचा उधर लिमिट पुट कर दी तो वो अल्फ़ा माइनस बीटा हो गया। अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा क्या है हमारे पास -1/3, बीटा क्या था -3 और वो माइनस की वजह से प्लस हो गया। इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/8 हो गया। रेसिड्यू थ्योरम लगाएंगे अब हम, हाँ रेसिड्यू थ्योरम लगाएंगे, कटिंग करेंगे तो π/2 हमारा प्रूव हो गया। अब असाइनमेंट आ गई। असाइनमेंट में क्या दिया है उन्होंने, कौन से क्वेश्चन है, इसे क्या कहते हैं, साइन की शक्ल वाला वही क्वेश्चन, उसका भी साइन वाले का भी π/2 आंसर आएगा, ये आपने खुद करना है। और एक ये भी क्वेश्चन है, ये काज वाले टाइप का है, ये भी खुद ही करना है। ये एक तरह के क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं। तो मेरे ख्याल से इस लेक्चर को ये यहीं पे वाइंड अप करते हैं, बाकी आपको मज़ीद टाइप 1 के मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।